स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। नई कहानी का स्टार्टिंग में एमी एक बाबा से मिल रही थी और उन्हें अपनी दुख भरी कहानी बता रही थी। वह कहती है, बाबा मैं 26 की हूँ और मेरे लाइफ में लड़का दूर दूर तक नहीं है। बाबा उसकी कुंडली पढ़ने के बाद बताते हैं, हाँ प्रेम योग में तुम थोड़ी कच्ची हो। आज तक जो भी बॉयफ्रेंड तुम्हारा बना वो सारे बेचारे इस दुनिया को ही छोड़ के चले गए या तो सिवियरली इंजर्ड हो गए। खैर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरे पास आई हो, मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दूँगा। एमी बहुत खुश हो जाती है और कहती है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। वो जो बाबा थे वो एमी को 2 ब्रेसलेट देते हैं और कहते हैं इन्हें पहनने से तुम्हारी ज़िंदगी में प्यार आ जाएगा, और ये जो दूसरा ब्रेसलेट है वो तुम्हें उसी इंसान को देना है जिससे कि तुम चाहती हो कि वो तुम्हें प्यार करे। बदले में वो एमी से अच्छा खासा पैसा डिमांड करते हैं। एमी अमीर थी, वो पैसा दे देती है। उस ब्रेसलेट को लेके वहाँ से वो निकलती है। वहाँ पर वो कॉलेज टाइम के अपनी एनिमी लीन यांग को देखती है जो कि इस कहानी का हीरो था। एक ब्रेसलेट पहन लेती है, उसे लेके अभी वो आगे बढ़ ही रही थी कि वो यहाँ पर स्लिप करके गिरती है और गलती से वो ब्रेसलेट दूसरा लीनियन के पास चले जाता है। लीनियन भी अब तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आया था और सबको यही लगता था कि लीनियन गे है, उसे लड़के पसंद है। जब वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। लीनियन भी यहाँ उसी बाबा से मिलने के लिए आया हुआ था। जब उसे पता चलता है कि ये ब्रेसलेट एमी का है तो वो जानबूझ करके उसे रख लेता और कहता है, वैसे तो मैं इसे फेंकने वाला था, लेकिन अब जब ये तुम्हारा है तो तुम्हें परेशान करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। एमी उसे वार्न कर रही थी वो ब्रेसलेट नहीं पहनने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लीन यांग उसका लवर बने अगर ये सच में काम करेगा तो। लीन यांग को ये बात पता नहीं था और वो सच में उस ब्रेसलेट को पहन लेता है मजाक मजाक में। फिलहाल तो कुछ ऐसा जादू वादू टाइप होता नहीं है और वो वहाँ से चले जाता है। एमी को लीन यांग पर बहुत गुस्सा आता है। वो दोनों साथ में पड़ोसी भी होने के साथ साथ दोनों के बचपन के दोस्त भी थे। बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ और सिर्फ लड़ते झगड़ते ही दोनों आए हैं। एमी घर पहुंचती है, उसके फादर उसे बताते हैं कि उसकी बड़ी बहन क्यू की शादी बिजनेस मैरिज में उन लोगों ने गो से कर दिया है। हालांकि गो की तबीयत मोस्टली ख़राब रहती थी और लोगों का ये भी कहना था कि वो ज़्यादा दिनों के लिए ज़िंदा नहीं रहने वाला है। एमी अपने फादर पर गुस्सा करती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। फादर कहते हैं कि हमें कंपनी संभालने के लिए ये करना पड़ेगा। क्यों एमी को समझाती है कि उसे अरेंज मैरिज करने में कोई दिक्कत नहीं है, बेचारी का एक बार कट चुका था और एक बार प्यार में जिसका कटा ना तो वो सीधे ऑन द मूव अरेंज मैरिज के ही स्टेज पर आकर के गिरता है। यह तो हम सबको पता है। तो उसकी बहन इसी वजह से गो से शादी करने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन एमी ऐसा नहीं चाहती थी। उनके लाइफ में उनकी मॉम नहीं थी और वो लोग अपनी मॉम को बहुत ही मिस करते थे। मॉम की जगह तो वैसे भी कोई नहीं ले सकता था और उनका इस बात का सपोर्ट करने के लिए और भी कोई नहीं था। क्यों इसी वजह से अपने डैड की बात मान जाते हैं। उसके डैड एमी पर बहुत ही गुस्सा करते रहते थे। वो बहुत ही नकचड़ी थी और उनकी बात बिल्कुल नहीं मानती थी। क्यों एमी को समझाती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ लड़कों का इंतज़ाम करूँगी, तुम्हें ना ब्लाइंड डेट्स पर भेजूँगी, कोई ना कोई तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन ही जाएगा। एमी यहाँ पर अपनी बहन की बात मान करके एक बार फिर ब्लाइंड डेट्स पर जाने का डिसाइड करती है। उस ब्रेसलेट वाले मैटर को भूल करके उसे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगा था, उम्मीद ही नहीं थी कि असल में वो ब्रेसलेट वर्क भी करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ लीन यंग अपने दोस्त के साथ था। वो उसे कह रहा था कि भाई तुझे सच में अगर शादी करनी है ना तो तू उस बाबा से जाके मिल, वो ना तेरा पूरा फ्यूचर बता देंगे। तभी लीन यंग की नज़र पड़ती है कि एमी वहाँ पर उस लड़के के साथ ब्लाइंड डेट पर आई हुई है। अब दोनों एक दूसरे के राइवल थे तो वो उसका ब्लाइंड डेट खराब करने के लिए चले जाता है। जा करके उस लड़के को कहता है, अरे तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड एमी के साथ ब्लाइंड डेट पर आए हुए हो, मुझे तो पता भी नहीं था। एमी तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? तुम ऐसे ब्लाइंड डेट पर कैसे जा सकती हो? अब उस लड़के को लगने लगता है कि लीन यांग सच में एमी का बॉयफ्रेंड है और वो उस पर गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है, ये कहते हुए कि तुमने मुझे टाइम पास समझ करके रखा है क्या? अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अब वो सोच रही थी कि ये लड़का हमेशा ही उसे क्यों परेशान करते रहता है। वो गुस्से में उसका वो ब्रेसलेट छीनने का कोशिश भी करती है, लेकिन वो उसे उसका ब्रेसलेट लौटाने के लिए साफ तौर से मना कर देता है।
उसके पीछे-पीछे उसके घर चली जाती है, जहाँ पर कि वो अभी-अभी नहा कर के आया था। वो उसे देख कर के चिढ़ने लगता है और कहता है, वो ऐसे यूँ ही उसके घर पे कैसे आ सकती है? वो कहती है, अगर तुम मेरा ब्रेसलेट मुझे दे देते, तो मुझे तुम्हारे पीछे-पीछे आना ही नहीं पड़ता। इन दोनों के लड़ाई झगड़े के चक्कर में इनके बीच ये एक्सीडेंटल किस हो जाता है। प्रॉब्लम तो तब आती है कि जब यहाँ पर उसके पेरेंट इन चीज़ों को देख लेते हैं और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि असल में उनका बेटा उस लड़की को डेट कर रहा है और यहाँ पर वो सोच रहे थे जल्द से जल्द उसकी शादी करवा देने के लिए। उन्हें तो अच्छा मौका मिल गया था। यहाँ पर वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और कहने लगती है कि नहीं नहीं आंटी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग गलत समझ रही हैं। मैं तो बस यहाँ पर इससे अपनी एक चीज़ ही लेने के लिए आई थी। अब वो ये कह के वहाँ पर ऑकवर्ड फील करते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही लीन यंग नोटिस करता है कि एमी अपना फ़ोन यहीं भूल गई है। उसे तो एमी को परेशान करने का एक और मौका बस मिल जाता है। वो वहाँ से एमी को उसका फ़ोन लौटाने के लिए चले जाता है। अब उसके पेरेंट ये सोच रहे थे कि हमारा बेटा लीन यंग एमी को ऐसे किस कर रहा है और अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा तो कितनी गलत बात है। ऐसे बहाने से क्यों ना हम उसके पेरेंट्स से बात करें। इधर एमी अपने नंबर पर फ़ोन करती है। उसे पता था कि उसका फ़ोन लीन यंग के पास ही है और उसे लौटाने के लिए बोलती है, तो वो उसे क्लब आने के लिए बोलता है। इधर एमी क्लब में लीन यांग के आने का इंतज़ार कर रही थी, तभी वहाँ पर वो एक बदमाश गर्ल से मिलती है। वो बदमाश गर्ल लिली उसकी बहन क्यू की एक्स बॉयफ्रेंड का बहन थी और वो ऐसे भी एमी से चिढ़े रहती थी और जब से क्यू ने उसके भाई से ब्रेकअप किया था तब से तो उसकी दुश्मनी उससे और ज़्यादा बढ़ गई थी। दैट्स वाई वो यहाँ पर इसी वजह से उससे हमेशा ही चिढ़ते रहती थी और उसे परेशान करते रहती थी। आज भी जब वो उसे परेशान करने का कोशिश कर रही थी तभी लीन यांग उसके मदद के लिए वहाँ पर आ जाता है और उनको सबक सिखाने के बाद वहाँ से भेज देता है। यहाँ पर एमी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लीन यांग जो हमेशा ही उससे लड़ते झगड़ते रहता है असल में उसका मदद भी करेगा। उनके जाने के बाद वो यहाँ पर उसका फ़िक्र करने लगता है। उसने नोटिस किया था कि उसके हाथ में चोट लगा है, दैट्स वाई वो यहाँ पर उसका फर्स्ट एड कर रहा था। अब वो सोच रही होती है कि इसे क्या हो गया, ये इतना जेंटल कैसे हो सकता है, वो भी मेरे साथ, ज़रूर ही कुछ गड़बड़ है। लीन यंग उसे कहते हैं, तुम हमेशा ही सबसे लड़ते झगड़ते रहती हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उससे ऐसा लग रहा था कि शायद जो ब्रेसलेट उससे बाबा ने दिया है वो वर्क करने लगा है। एमी वहाँ से चली जाती है। लिन यांग का दोस्त उसे पूछता है, तुम्हारे और एमी के बीच कुछ चल रहा है क्या? वो कहता है, नहीं, अगर एमी दुनिया की आखिरी लड़की भी होगी ना तो उसके बीच तो वो कभी नहीं कुछ चलाने वाला है। वो उस ब्रेसलेट को खोलने का कोशिश भी करता है लेकिन उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। वहीं दूसरी तरफ लीनिया के पेरेंट चले जाते हैं एमी के डैड से मिलने के लिए। उन्हें कहते हैं कि हमारा बेटा आपकी बेटी को डेट कर रहा है और हम उनकी शादी फिक्स करना चाहते हैं। ये सुनते ही उसके फादर काफ़ी खुश हो जाते हैं। बड़ी बेटी क्यू की शादी लेनियांग के कज़न ब्रदर गू से हो रहा था और एमी की शादी लेनियांग से। लेकिन जैसे ही उनके जाने के बाद एमी और क्यू घर आते हैं तो उसके फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं, तुमने मुझसे ये बात क्यों छिपाई, तुम लेनिया को डेट कर रही हो। एमी कहती है, डैड मैं उस लड़की को कभी डेट नहीं कर सकती। वो कहते हैं, उन्होंने शादी का रिश्ता भेजा है तुम्हारे लिए। एमी किसी भी हालत में लीनियंग से तो शादी नहीं करने वाली थी। उसके लिए वो पूरा घर गुस्से में सर पर उठा लेती है। उसकी बहन क्यों जैसे तैसे करके अपने फादर को काम डाउन करती है। एमी को समझ नहीं आता है कि ये शादी वाली बात भला कहाँ से आई। क्या उसके फादर सच कह रहे हैं या फिर वो जो ब्रेसलेट लिनयांग ने पहना है उस वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। उसके फादर गेम खेल रहे थे। यहाँ पर वो लिनयांग को कुछ और ही दिखा रहे थे। लिनयांग के पेरेंट जाकर के उसे कहते हैं कि एमी यहाँ पर तुम्हें एमी से शादी करना ही पड़ेगा। तुमने उसे किस किया है और हम इतने इरिस्पॉन्सिबल लड़के को तो पैदा नहीं कर सकते। लिनियांग को ये लग रहा था कि एमी उससे शादी करने के लिए मरे जा रही है। उसने खाना वाना तक छोड़ दिया है। जब वो एमी से मिलने के लिए घर जाता है तो उसके फादर उसे यही झूठ बोलते हैं कि एमी तुमसे शादी करने के लिए खाना वाना नहीं खा रही, क्योंकि उससे पता चला कि तुम शादी से मना कर रहे हो। बल्कि एमी ने शादी ना करने के लिए खाना छोड़ा था। वो बिल्डिंग से भागने का कोशिश कर रही थी लेकिन लीन यांग आके उसे रोक लेता है।
अब एमी को ये गलतफ़हमी हो रही थी कि लीन यंग उससे शादी करना चाहता है और लीन यंग को एमी के फ़ादर ने बोला था कि एमी उससे शादी करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। लीन यंग को लगता है कि एमी का उस पे क्रश है तो ठीक है ना, पेरेंट भी चाह रहे हैं तो शादी कर लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम है। एमी को डाउट होता है कि ये सब कुछ इस ब्रेसलेट की वजह से हो रहा है, तो वो लीन यंग के कहने पर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। उसके फादर के एक झूठ ने यहाँ पर फाइनली उनकी किस्मत बदल दी थी। इन दोनों की शादी करने की वजह से उन्हें फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प मिलने वाली थी। वो दोनों उसके फादर के कहने पर जाकर के शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। उनके बाद भी उन्हें भरोसा नहीं हो रहा था कि जो बचपन से लेकर के आज तक लड़ते आए थे और एमी एक टॉम बॉय टाइप लड़की थी, उससे सच में लीन यंग ने शादी कर लिया। वो कहता, कमर अब छुपाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड होता भी तो तुम खाना नहीं खा रही थी ताकि मैं तुमसे शादी करने के लिए हाँ कह दूँ। एमी समझ जाती है कि ये सब कुछ उसके फादर का किया हुआ है, बट अब सच बदल नहीं सकता था। शादी के बाद एमी लीनिया के घर रहने के लिए जाती है। उनका कमरा इस तरीके से हनीमून वाले स्टाइल में सजाया गया था। चीज़ें काफ़ी ऑकवर्ड थी दोनों के बीच। लिनयांग के पेरेंट ने उन्हें नोट छोड़ा था कि उन्हें जल्द से जल्द एक पोता या पोती चाहिए। उसके लिए एमी के लिए सेक्सी सा ड्रेस भी रखा हुआ था जिसे कि लिनयांग छुपाने लगता है ताकि एमी उसे देख करके गलत न समझे। एमी सोचती है कि ये क्या छुपा रहा है और उसे जा करके देखने का जानने का कोशिश करने लगती है। इस वजह से दोनों के बीच कुछ रोमांटिक से मोमेंट भी क्रिएट होते हैं। जानबूझ करके लिनयांग उसे छेड़ते हुए कहता है, ओ कम ऑन, मुझे पता है कि तुम मेरी बॉडी में इंटरेस्टेड हो, कोई नहीं, अगर तुम चाहो तो उसे टच कर सकती हो। यहाँ पर एमी देखती है वैसे उसकी बॉडी तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन उसे भी ये पता था कि लिनयांग असल में गे है, तो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तुम्हें लड़कों में इंटरेस्ट है, तो तुम्हें मेरे सामने ये सारे झूठे गेम खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तो हम दोनों कॉलेज टाइम से दोस्त हैं। जानबूझ करके लिनयांग उसे छेड़ते हुए कहता है कि मुझे लड़कियाँ पसंद है और तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे लड़के पसंद हैं। यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड होने लगती है, हालांकि दोनों के बीच कुछ ऐसा वैसा नहीं होता है। वो उसे फॉरहेड पर किस करते हुए कहता है, डोंट वरी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, भले ही हमारी शादी हो गई है। वो दोनों सोने की कोशिश कर रहे थे। एमी को अपने उस स्टडी के बिना नींद नहीं आ रहा था। इधर लिनयांग भी फ्रेशन अप हो रहा था और वो सोचता है कि क्या इस ब्रेसलेट की वजह से तो सब कुछ नहीं हो रहा, या फिर सच में उसके मन में एमी के लिए फीलिंग है। रात में जब वो सोने का कोशिश कर रहा था तब एमी बार बार इधर से उधर करवट बदल रही थी। वो पूछता है क्या हुआ। एमी उसे नहीं बताना चाह रही थी कि उस टेडी के बिना उसे नींद नहीं आ रही, वरना उसे ऐसा लग रहा था कि लिनयांग उसका मजाक उड़ाएगा। यहाँ पर जब एमी को काफ़ी देर तक नींद नहीं आती है तब लीनियर उससे पूछता है, बताओ तो सही क्या हुआ। तब वो उसे बताती है कि वो हमेशा अपने साथ एक टेडी रखती है और उस टेडी के बिना उसे नींद नहीं आ रही। और सच में लिनयांग उसकी बातों पर हंसने लगता है कि तुम इतना टॉम बॉय बन के घूमते फिरती हो और तुम्हें सच में एक टेडी के बिना नींद नहीं आ रही है। वो कहती है, इसी वजह से मैं तुम्हें नहीं बता रही थी, देखा तुमने मेरा मजाक उड़ाया ना। वो यहाँ पर उसके साथ ड्रिंक कर रहा था और एमी को किस कर लेता है, कहता है, अब काम डाउन तुम फील कर रही हो। वो रोने लगती है और कहती है, मेरी मॉम के जाने के बाद मुझे इंसोम्निया हो गया था, मुझे वैसे भी नींद नहीं आती थी। वो टेडी एक अंतिम सहारा था जिसकी वजह से मुझे नींद आया करती थी और वो तो मेरे ही घर पर छूट गया है। लीनयांग उसे हक करके उससे कुछ बातें इधर उधर की करने लगता है जिस वजह से कि अम्मी को तुरंत ही नींद आ जाता है और लीनयांग भी उसे ऐसे ही हक करके उसे सुलाने लगता है ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके। बेचारा उतनी रात तक लिनयांग एमी को हक किए कि उसकी बॉडी अकड़ गई थी। एमी उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी, बस अलग होने का कोशिश करता है। तो वह नींद में ही कह रही थी, मॉम के जाने के बाद मुझे ऐसी ही नींद नहीं आती है, प्लीज़ मेरे डैडी तुम मुझे छोड़ करके मत जाना। लिनयांग उसे हक करके कुछ देर और सोए रह जाता है। जब वो जग करके जाता है तो उसकी मॉम यहाँ पर उसे कह रही थी, लगता है कि कल रात बहुत ज़्यादा ही अच्छी बीती, डार्क सर्कल तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। लिनयांग कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी मॉम कहती है, तो फिर जल्दी से बेबी प्लान करो ना। वो दोनों एमी के घर जाते हैं। एमी को अपना कुछ सामान वहाँ से लाना था।
लीन यांग एमी को छेड़ करके उसे खुद को अपना हस्बैंड कहने के लिए बोलता है। एमी कहती है बस भी करो, अब ये ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा। एमी की सिस्टर उसे लेने के लिए आती है। उन दोनों के बीच अभी रोमांटिक मोमेंट क्रिएट ही हो रहे थे कि उसकी सिस्टर बेचारी बीच में आ जाती है। एमी उनसे मिलने के लिए चली जाती है। वहां पर गू भी आया हुआ था जिसकी की शादी की उससे होने वाली थी। एमी गू से मिलकर बहुत खुश हो रही थी और ये देखते ही लीन यांग को जेलस होने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि कहीं एमी को गू तो पसंद नहीं आ रहा है। जब एमी कमरे में जाती है अपना सामान लेने के लिए तब लीन यांग उसके पीछे पीछे जाता है। कमरे का दरवाजा बंद करता है। एमी पूछती है क्या हुआ तो वो आगे बढ़ के उसे किस कर लेता है। कहता है माना कि हमारा ये अरेंज मैरिज है लेकिन जब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम मेरे अलावा किसी और को इस तरीके से स्माइल करके नहीं देख सकती। एमी कहती है प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। यहाँ पर लेनिंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें वो पसंद है। एमी समझ जाती है कि वो जेलस फील कर रहा है। वो हंसते हुए कहती है कि नहीं, मुझे गू नहीं पसंद है और वो मेरा होने वाला जीजा है। मैंने जब तुमसे शादी की है तो मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगी। ये सुनते ही लीन यांग थोड़ा सा खुश हो जाता है। एमी लीन यांग को पपी की तरह बिहेव कर रही थी और ये चीज़ लीन यांग को बहुत पसंद आ रहा था। रात में एमी अपना टेडी लेके वापस आ जाती है। उसने तो यही एक्सपेक्ट किया था कि उसे अच्छी नींद आएगी लेकिन आधी रात को लीन यांग उठता है तो देखता है कि एमी सो नहीं पा रही है। वो कहती है शायद उसे कल रात उसके साथ हग करके सोने की आदत हो गई है और अब उसे उसके बिना नींद नहीं आ रहा। तो वो बेड पर चली जाती है और लीनिया को हग करके सो जाती है। बेचारा लीनियांग परेशान था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। अगली सुबह जब एमी जगती है तो देखती है कि लीनियांग रेडी होकर के बिजनेस ट्रिप पर निकल रहा है। लीनियांग उसे कहता है कि वो जा रहा है और उसे कुछ दिन लगेंगे आने में। एमी कैजुअली कह देती है कि हाँ ठीक है जाओ, क्या प्रॉब्लम है। लीनियांग सोचता है कि कल रात ये लड़की कह रही थी कि उसे उसके बिना नींद नहीं आती है और आज देखो तो सही ये कैसे, कोई मतलब ही नहीं है इसे, वो जा रहा है। तो वो वापस आके कहता है मैं सच में जा रहा हूँ। एमी उसके पास आती है, उसे किस करते हुए कहती है कि हाँ तो ठीक है ना, जाओ, काम पर तो जाना पड़ेगा ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। वो चले जाता है। एमी को अब तक इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि शायद उसे सच में रात में नींद नहीं आने वाली है। जैसे ही रात होता है उसे ऑब्वियसली नींद नहीं आ रही थी। वो लीनियांग को मिस करने लगती है। तभी लीनियांग वहां पर आ जाता है। एमी कहती है अरे तुम तो कुछ दिनों बाद आने वाले थे, आज कैसे। लीनियांग अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके बिना आराम किए प्लेन लेकर के वापस एमी के लिए आ जाता है, ये कहते हुए कि अब एमी को उसके बिना नींद नहीं आती है तो उसे आना तो पड़ेगा ना। एमी दौड़ करके उसे गले लगा लेती है लेकिन रात को एमी सो रही थी और लीनियांग उसे जगा करके कहता है मैं तुम्हारे लिए इतना दूर से जल्दी जल्दी काम खत्म करके आया और अब मुझे रिवॉर्ड चाहिए। ये कहते हुए वो एमी को किस करने लगता है और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होने का डिसाइड करते हैं। एमी भी यहाँ पे लीनियांग को नहीं रोकती है क्योंकि वैसे भी वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। दोनों अपना हनीमून नाइट फाइनली मनाते हैं। अगली मॉर्निंग जब एमी जगती है तो लीनियांग सामने उसे देखे जा रहा था और वो बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रही थी कल रात जो कुछ हुआ। लीनियांग यहाँ पर एमी को अपनी सारी सेविंग देते हुए कहता है अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, कल को तुम अगर प्रेग्नेंट हो गई तो तुम्हें सिक्योरिटी तो चाहिए होगी ना, इसी वजह से मैं यहाँ पर अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए चले जाता है। जो कुछ हुआ एमी के साथ उन्हें याद करके हंस रहा था और अपने दोस्तों को बता रहा था। तभी एमी यहाँ पर आ जाती है और वो उसकी पिटाई करने लगती है कि कहीं तुम मेरे पीठ पीछे मेरी बुराई तो नहीं कर रहे ना। एमी सच में ऐसे टॉम बॉय टाइप थी और थोड़ा सा लीनियंग उससे डरता भी था। एमी कहती है मैं वॉशरूम जा रही हूँ, मैं जब तक आऊँ तब तक तुम यहीं रहना। लेकिन लीनियांग का दोस्त उसे कहता है कि चलो यहाँ पर मेरा नया कार आया है, चल के देखते हैं। लीनियांग उसके साथ चला जाता है। इधर एमी आती है तो वही बदमाश गर्ल लिली वापस से आकर के एमी को परेशान करने लगती है। आज वह अपने साथ दो बदमाश लड़कों को भी लेके आई थी तो वो एमी को वहां से उठवा करके लेकर के जाती है। अब लीनियांग यहाँ पर आता है तो वह एमी को नहीं देखता है। वो सोचने लगता है एमी कहाँ चली गई, वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी
लिली उससे मिलती है और कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि लिली एमी से बदला ले रही है। लिली ने एमी को अंधेरे कमरे में छोड़ दिया था उसे अच्छा खासा सबक सिखा के, क्योंकि उसे पता था कि एमी को अंधेरे से डर लगता था और उसे वही कमरे में उसने बंद कर दिया था। एमी बहुत घबराई हुई थी, उसे अंधेरी जगहों से डर लगता था। लिली वहां से बाहर जाती है तो लीन यांग वहां पर आता है और उसे और डरा धमका करके पूछता है कि एमी किधर है, बता दो वरना ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। लिली डर के मारे बता देती है इधर एमी उस अंधेरे से अकेले लड़ने का कोशिश कर रही थी। उसकी मॉम के गुजरने के बाद उसे अंधेरी जगहों से डर लगने लगा था। यहाँ पर लीन यांग फाइनली एमी को ढूंढ लेता है। जब वो यहाँ पर उसे खोज लेता है, वो काफी डरी सहमी सी बैठी हुई थी। वो उसे सेव करके वहां से लेकर के जाता है। उसे लिली की हरकतों पर बहुत ज्यादा वाला गुस्सा आया था। वो एमी को घर लेकर के जाता है। जब वो सो रही थी, अपनी मॉम को कहता है, मॉम कुछ देर के लिए एमी का ख्याल रखिए, मेरा कुछ काम बाकी है, मैं निपटा के आता हूँ। उसकी मॉम तो समझ ही गई थी कि वो एमी के लिए बदला लेने के लिए जा रहा है। अब उसकी वाइफ को किसी ने परेशान किया है इतनी आसानी से तो वो उसे जाने नहीं देगा। लीन यंग वहां से निकल जाता है। उसकी मॉम यहाँ पर एमी का ख्याल करने लगती है। वो पहुंचता है लिली के घर, जहां पर कि उसका भाई पहले ही लिली के हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा था। यहाँ पर ऊपर से ली ने हंगा करके उन दोनों को अच्छा खासा सबक सिखाता है और उसे डांटते हुए कहता है कि अगर आज के बाद तुम्हारी बहन ने मेरी वाइफ को परेशान किया तो तुम्हारी कंपनी नहीं बचने वाली है। ये कह के वो वहां से निकल जाता है। बेचारे उसके भाई की अच्छी खासी कुटाई लगी थी। उनके जाते ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका भाई जो था वो लिली पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुम ऐसी हरकतें कैसे करती हो। कल को सही में अगर हमारा यहाँ पर ये प्रॉब्लम बढ़ गया और लीनियंग ने हमें अच्छा खासा सबक सिखाया तो तुम्हें पता भी नहीं है कि क्या होगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस वजह से उसके जाने के बाद एमी की बहन भी यहाँ पर आती है और क्यों भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को दो चार झापड़ लगा करके उसकी बहन की पिटाई करते हुए कहती है, हमारा ब्रेकअप कब का हो चुका है और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैंने तुमसे क्यों ब्रेकअप किया था। तो अगर तुम्हारी बहन ने मेरी बहन को परेशान करना बंद नहीं किया तो अगली बार मैं सीधे पुलिस में कंप्लेंट डाल दूंगी। और तुम्हें क्या लगता है जिस इंसान की बहन मेरी बहन को परेशान करेगी मैं उसे कभी दोबारा रिलेशनशिप में आने वाली हूँ। वो भी उन्हें अच्छा खासा सबक सिखा करके वहां से चली जाती है। घर जाने पर लेनिया की मोम उसका फिक्र कर रही थी। वो जानती थी कि वो लड़ झगड़ के है। वो देखती है उसके हाथ में चोट लगा है तो वो फर्स्ट एड उसका करने लगती है। कहती है एमी ठीक है, उसका ख्याल रखना। और वो लीनियांग को एमी के पास छोड़ करके अपने कमरे में चली जाती है। लीनियांग एमी के पास था और उसे लगता है कि एमी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। उसने डॉक्टर को भी बुला लिया था। डॉक्टर यहाँ पर आकर के चेक करती है कि एमी से बहुत ज़्यादा ही फ्लस्टर्ड हो गई है, डर गई है। उसका टेम्परेचर आज रात अप डाउन होते रहेगा तो आज रात के लिए ख्याल रख लेने के लिए लीनियांग यहाँ पर एमी का फिक्र कर रहा था। वो उसके साथ पूरी रात इसी तरीके से बैठे रहता है। अगली सुबह जब एमी को होश आता है तो लीन यांग उसे हक कर लेता है। वो बहुत ही घबराया हुआ था। वो कहता है मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाऊंगा। एमी कहती है तुम्हारे हाथ को क्या हुआ। लीन यांग कहता है मैंने उन दोनों भाई बहनों को जा करके अच्छा खासा सबक सिखाया, अब वो लोग तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। एमी वहां पर उसे थैंक्स बोलती है लेकिन कहती है दोबारा अकेले इस तरीके से लड़ने मत जाना, मुझे भी उनकी पिटाई करनी थी। थोड़ी देर बाद एमी जब लीनियांग के मॉम और उसके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है तो उसकी मॉम बता रही थी एमी को कि किस तरीके से लीनियांग पूरी रात एमी का ख्याल कर रहा था। एमी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। वो वहाँ से निकल करके अपनी बहन से मिलने के लिए चली जाती है। उसकी बहन कहती है कि उसे धीरे धीरे गू पसंद आने लगा है। वो काफ़ी सुलझा हुआ इंसान है। उसे उसके एक्स के बारे में पता था, इसके बावजूद भी वो क्यों से शादी करने के लिए तैयार था। शाम में लीनियांग और गू दोनों आपस में मिलते हैं और आपस में बातें कर रहे थे। वो लीनियांग के बारे में जानता था। उसे कहता है तुम्हारी फर्स्ट लव जीजी का क्या हुआ।
लीन यांग कहता है कि जीजी कोई शायद मेरी फर्स्ट लव नहीं थी। कॉलेज टाइम में उसने मेरा जान बचाया था तो मैं अपना ग्रेटिट्यूड उसे शो कर रहा था। अगर उस दिन जो बदमाश बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे उसने टीचर को फ़ोन करके नहीं बुलाया होता तो शायद उस दिन मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती। लेकिन जब मैं उसे अप्रोच करने का कोशिश करता था तो वो मुझे भाव ही नहीं देती थी। इसके बाद तो वो यहाँ से चली गई। तो मेरे मन में उसके लिए अब ऐसा कुछ नहीं है। वो दोनों अभी बात ही कर रहे थे इस बारे में। तभी वहाँ पर लीनिया को जीजी का मैसेज आता है कि वो चाइना वापस आ गई है। क्या वो उसे कल एयरपोर्ट पर रिसीव करने आएगा? लीन यंग उसका मैसेज डिलीट कर देता है, ये सोचते हुए कि अगर ये बात एमी को पता चलेगा तो उसे बुरा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है कि वो शादीशुदा है और वो इस तरीके से अब बिहेवियर नहीं कर सकता है जीजी के साथ। तो वैसे भी उसका कोई लफड़ा था नहीं। वहीं दूसरी तरफ एमी को भी क्यों बताती है कि जीजी वापस आ गई है। कॉलेज में सबको पता था कि इन दोनों का अफेयर चलता था। लेकिन एमी जीजी को कुछ खास पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो जानती थी कि वो लीनिया को पसंद नहीं करती थी। वो बस उसे फंसा करके रखती थी क्योंकि लीनिया अमीर घराने से बिलोंग करता था और वो उसके पीछे पड़ा रहता था। बस उसे ये फीलिंग मज़ा आती थी। यहाँ पर जीजी को समझाने की कोशिश भी की थी एमी ने। एमी कहती है, जीजी कहती है कि वो खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? मैं उसके साथ चाहे जैसा भी बिहेव करूं। एमी को लगने लगता है कि कहीं लीन यांग वापस से वही बेवकूफ़ी मत करें। लीन यांग घर आता है। एमी थोड़ा चिड़चिड़ा बिहेव कर रही थी। उसे लगता है कि कहीं जीजी वापस आ रही है इस वजह से तो वैसा नहीं कर रही ना। वो एमी के लिए केक वगैरह भी लेकर के आया था। वहाँ पर उसे एक्सप्लेन करता है उसके और जीजी के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने उसे मैसेज भी किया था लेकिन उसने उसके मैसेज को डिलीट कर दिया और उसके नंबर को ब्लॉक कर दिया। अब उसने एमी से शादी कर ली है तो भला वो किसी और लड़की के बारे में कैसे ही सोच सकता है। एमी इस बात से खुश हो जाती है और लीन यांग जो केक लेकर के आया था उसे वो केक लेकर के आने के लिए बोलती है खाने के लिए। लीन यांग वही करता है और एमी को अपने हाथों से वो केक खिला रहा था। अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर से जेनेलियन से मिलने के लिए आ जाती हैं। उस पर गुस्सा करने लगता है कि वो ऐसे ही मुंह उठा करके कैसे उससे मिलने के लिए उसके घर आ सकती है। जीजी को नहीं पता था कि लीनियंग ने एमी से शादी कर ली है। वो उसे कहती है, माना कि मैं तुम्हें बिना बताए ही फॉरेन निकल गई, लेकिन उस समय मेरी प्रॉब्लम थी ना, तुम्हें समझना चाहिए था। तो बीच में एमी आती है और कहती है कि मैंने लीनियंग से शादी कर लिया। तो बेहतर होगा कि तुम्हारा जो ये ग्रीन टी फेस है ना उसे यहाँ से लो और ले करके खिसक लो क्योंकि कोई चांस नहीं होने वाला है तुम्हारे और लीनिया के बीच। यहाँ पर जानबूझ करके एमी उसे ये कहती है, तुम्हें अच्छे से पता है कि लीनिया मुझसे कितना प्यार करता था। वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे इस बात से गुस्सा था कि असल में मैंने कॉलेज टाइम में उसे भाव नहीं दिया और उसे छोड़ करके ऐसे अपने स्टडीज़ के लिए चली गई। लेकिन अब जब मैं उसके लाइफ में आ गई हूँ तो फिर तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। अगर तुमने उससे शादी भी कर ली है तो तुम्हें उसे छोड़ करके चले जाना चाहिए। लेकिन एमी यहाँ पर लेनिया का सपोर्ट करते हुए कहती है कि लेनिया के लाइफ में अब तुम मैटर नहीं करती हो। ऐसी वजह से उसने मुझे कभी तुम्हारे बारे में कुछ भी बताया ही नहीं। बेहतर होगा कि तुम हमें डिस्टर्ब करना बंद करो और वहाँ से चली जाओ। लेकिन जीजी यहाँ किसी पर्पस से आए हुए थी और वो यहाँ पर उसे जाने नहीं देने वाली थी इतनी आसानी से। फिलहाल के लिए तो चली जाती है। लीनियंग को लगा था कि एमी समझ गई है उसके और जीजी के बीच कुछ नहीं है, लेकिन जीजी के जाते ही एमी गुस्से में लीनियंग का घर छोड़ करके वहाँ से निकल जाती है। उसकी बहन के पास चली जाती है। उसकी सिस्टर तो जानती थी कि ज़रूर ही वो जीजी की वजह से उसका मूड ऑफ है और वो यहाँ आई हुई है। एमी उससे कहती है कि हाँ, वैसे भी लीनियंग जैसा लड़का जीजी जैसी लड़की को क्यों ही पसंद नहीं करेगा। भाई वो इतनी खूबसूरत है, कॉलेज की क्वीन रह चुकी है। लेकिन उसे एक सच नहीं पता था। उसकी सिस्टर बताती है कि लीनिया को ये लगता है कि जीजी ने उन गुंडों से लीनिया की जान बचाई थी, लेकिन वो तो तुम थी, तुम्हें उसे ये बात बतानी चाहिए। एमी कहती है, इस बात से क्या ही बदल जाएगा। वो अब जीजी को पसंद करता था तो फिर ये बात जान करके भी उसके मन की फीलिंग नहीं बदलने वाली थी।
वहीं दूसरी तरफ लीन यांग अपने दोस्त के साथ था। वो समझ जाता है कि उसकी लड़ाई एमी के साथ हुई है। वो उसे घर जाकर के एमी से शांत दिमाग से बात करने के लिए बोलता है, लेकिन उसके बजाय यहाँ पर लीन यांग बहुत ज़्यादा ही क्लब में ड्रिंक कर लेता है। वो बहुत नशे में था। सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर जिजी आती है और लीन यांग के दोस्त से ज़बरदस्ती लीन यांग को लेकर के जाती है, ये कहते हुए कि वो बहुत लंबे समय से मुझसे प्यार करता है। इधर एमी सोचती है कि उसे खुद लीन यांग से बात करना चाहिए। उसे कॉल करती है, लेकिन उस समय जीजी लीन यांग को अपने फ्लैट पे लेकर के गई हुई थी और वो एमी का आता हुआ फ़ोन देख करके फ़ोन कट कर देती है। वो लीन यांग और एमी के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाह रही थी। लीन यांग इतने ज़्यादा नशे में था कि वो कहाँ है, उसे इस बात का कोई होश ही नहीं था। वो गहरी नींद में सो रहा था। जीजी यहाँ पर आती है और नाइट ड्रेस पहन करके लीन यांग के बगल में सो जाती है। अगली सुबह जब वो जगता है तो वो ये दिखा रही थी कि उन दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है, बट डोंट वरी, वो एमी को ये बात नहीं बताएगी। आपको क्या लगता है कि क्या ये सिचुएशन के बाद आप अपने पार्टनर पर कभी ट्रस्ट कर दे कि जो कुछ हुआ पूरी रात एक लड़की या लड़का के साथ रह करके उनके बीच कुछ भी ना हुआ हो? यहाँ पर लीनिया को खुद पे काफ़ी गिल्ट हो रहा था। वो हेमी और उसकी बहन से मिलने के लिए जाता है और हेमी को कहता है कि तो वो उससे जितनी पिटाई करना चाहती है कर सकती है। उसकी बहन उन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़ देती है। लीनिया से पूछती है, एमी के कल रात क्या हुआ तुम मुझे बताओ। मैंने तुम्हें फ़ोन किया था, तुमने मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया। इस बात पर लीनिंग उसे सारी बातें बताता है, किस तरीके से वो क्लब में कल रात बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो चुका था और यहाँ पर जब उसकी आँख खुली तो वो खुद को जीजी के साथ बेड पर पाया। एमी समझ जाती है कि ये सब कुछ जीजी का ही प्लान है। लीनियांग यहाँ पर उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, लेकिन क्या अगर आप उस प्लेस पर होते तो आप अपने पार्टनर पर ट्रस्ट करते? वो यहाँ पर लीनियांग पर भरोसा करते हुए उसे इस सिचुएशन से निकालने का डिसाइड करती है। वो कहती है कि जीजी ने जानबूझ करके तुम्हें फंसाया है। देखना, वो ज़रूर ही तुम्हें कॉल करेगी और इन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोलेगी। और सच में जीजी यहाँ पर लिनियांग को कॉल करती और उसे मिलने के लिए बोलती है। एमी लिनियांग को जाने के लिए बोलती है। जब वो वहाँ पर जाता है तो जीजी उसे वही बातें बोल रही थी। उसे एमी की बात याद आती है कि एमी ने सच कहा था कि वो ऐसा ही करने वाली है। यहाँ पर जीजी उसे एमी ने उसे कह के भेजा था कि वो यहाँ पर जीजी के साथ कोऑपरेट करेगा। जो भी वो उसे कहेगी वो उसके हाँ में हाँ मिलाएगा। एमी उसे कहती है, जो कुछ हमारे साथ हुआ उसके बाद क्या तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे? लीनियांग भी उसे यही दिखाता है कि हाँ, वो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है और वो जीजी को एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ज़रूर देगा। जीजी यही तो चाहती थी। लिनयांग ने एमी को कॉल पर रखा हुआ था। एमी और क्यू दोनों ही उनकी बातों को सुन पा रहे थे। एमी खुद को जीजी से कंपेयर करने लगती है कि वो इतनी खूबसूरत है, इसीलिए सारे लड़के उसके पीछे पड़े रहते हैं। हालांकि क्यू उसे समझाने का कोशिश करती है कि सबका अलग चार्म होता है, लेकिन एमी लड़कियों के ड्रेसेस की, सैंडल की शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। हालांकि वो हाई हील्स नहीं पहना करती थी, फिर भी वो लिनियांग के लिए शॉपिंग वॉपिंग करके घर पहुंचती है। जब कुछ देर बाद लिनियांग यहाँ पर घर आता है तो उसके पास इतने सारे ड्रेसेस और लड़कियों वाले सैंडल्स देख करके वो पूछने लगता है कि एमी ने ये सारी चीज़ें क्यों खरीदी हैं। एमी उसे नहीं बताती है कि वो खुद को जीजी से कंपेयर कर रही है, लेकिन लिनियांग समझ जाता है। वो प्यार से उसे किस करते हुए कहता है कि एमी को जैसी वो है वो वैसे ही पसंद करता है। एमी को ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसे खुद को किसी से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लीनिया का ये कन्फर्मेशन एमी में थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाल देता है और वो बहुत ही अच्छा फील करने लगती है। लेकिन अगले दिन वो और लड़कियों की तरह लीनिया के लिए खाना बनाने के लिए जाती है, जहाँ पर कि असल में उसने कभी खाना बनाया नहीं था तो उसे आता नहीं था। यहाँ पर वो बेचारा जला हुआ ब्रेकफास्ट लीनिया को खाना पड़ता है। प्यार में क्या क्या नहीं करना पड़ता है। एमी यहाँ पर लीनिया को कहती है कि तक क्या तुम मुझसे इतना भी प्यार नहीं करते कि मेरा बना तुम खाना नहीं खा सकते? बेचारा लीनिया खा के दिखाते हुए कहता है, अरे नहीं नहीं, सच में भले ही थोड़ा जला हुआ है लेकिन इतना बुरा नहीं है। जीजी एमी को मिलने के लिए बुलाती है।
वो उसे कहती है कि वो लिनियन के बच्चे की माँ बनने वाली है। एमी हँसते हुए कहती है, चलो तुमने मेरी एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। अब मुझे बेबी बॉर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई बात नहीं, तुम ना आराम से बेबी बॉर्न करना और फिर हमें बच्चे दे कर के चले जाना। डोंट वरी, हम यहाँ पर कभी भी उस बच्चे को दूसरे की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, वो हमारा ही बच्चा होगा। अब वो सोचने लगती है कि ऐसे सिचुएशन में कोई भी लड़की तो अपने हस्बैंड को छोड़ देगी। ये लड़की इतनी अलग क्यों है और ये कैसे ही इतना ज़्यादा कैजुअल हो सकती है। एमी घर जा कर के अपनी बहन को ये सारी बातें बताती है। उसकी बहन तो बहुत ही हँस रही थी जो कुछ एमी ने किया था। एमी यहाँ पर जीजी का पोल खोलना चाह रही होती है। लीन यांग जीजी के बुलाने पर जब मिलने के लिए जाता है तो जीजी यहाँ पर एमी के बारे में कंप्लेन कर रही थी कि देखो ना, उसने मेरे साथ ऐसा बिहेवियर किया है। अब लीन यांग को पता नहीं था कि वो क्या बकवास करने वाली है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। जब जीजी यहाँ पर ये बताती है लीनियंग से कि वो प्रेग्नेंट है, तो लीनियंग तो शॉक ही हो जाता है कि अब इस सिचुएशन का वो भला क्या ही जवाब देगा। वो खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है और एमी को कॉल करने लगता है। एमी उस समय फ़ोन नहीं उठा रही थी। यहाँ पर गो जीजी के लिए सबूत लेकर के आया हुआ था। एमी यहाँ पर देखती है कि उसकी फैमिली के बिजनेस में अब प्रॉब्लम चल रहा है। वो समझ जाती है कि इसी वजह से वो लीनिया के पास वापस आई है। ये सोचते हुए कि वो उससे प्यार करता था उस समय, तो ज़रूर ही वो उसके साथ रहेगा और उसका हेल्प करेगा। वो गो को थैंक्स बोलती है, उसने उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया था और अब वो जीजी का पोल खोलेगी। वहीं दूसरी तरफ लीनिया ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ था। जब एमी उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी तो वो बाहर निकल कर के जीजी को बोलता है, आई नो कि ये थोड़ा ज़्यादा ही अर्जेंट सिचुएशन हो गया, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जल्दी ही इन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा और तुम्हें एक प्रॉपर टाइटल भी दूँगा। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। लीन सिंह जानबूझ करके जीजी को ये सुना रहा था कि एमी का बर्थडे है फ्राइडे को। जीजी उस पार्टी में जाकर के उनका सच बताने के लिए सोचती है। बेचारा थका हारा लीनिया घर पहुंचता है, एमी को हक कर लेता और कहता है कि तुम तो मेरे फ़ोन ही नहीं उठा रही थी, ऐसे सिचुएशन में तुमने मुझे फंसा दिया था। एमी उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि ये सब कुछ हमारे लिए ही तो है, डोंट वरी, जल्दी ही ये सब कुछ ख़त्म होने वाला है। उसे यहाँ पर जीजी का कॉल आता है और वो पेट दर्द होने का बहाना करते हुए कहती है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरा ख्याल करने आओगे? एमी कहती है, चलो थोड़े इसके मज़े लेते हैं। लीन यांग उसे हाँ कह देता है कि वो आ रहा है। इधर जीजी खुद को रेडी कर रही थी, ये सोचते हुए कि इस बार वो सच में लीन यांग के साथ इंटीमेट होगी। लेकिन लीन यांग अपने साथ साथ एमी को लेकर के जाता है। एमी जीजी का ख्याल करने का एक्टिंग करते हुए कहती, अरे तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा था ना, चलो चलो तुम्हें गर्म पानी देती हूँ मैं, तुम्हारा ख्याल रखना ज़रूरी है, तुम प्रेग्नेंट जो हो। अब जीजी सोच रही थी कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ आधे दिमाग के हैं क्या, ये अपनी ही सौतन का ख्याल रख रही है। अब वो जैसे तैसे करके एक रात के लिए खुद का गुस्सा कंट्रोल रखती है। कल जाकर के एमी के पार्टी खराब भी तो करना था। लीना और एमी दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उसकी बहन यहाँ पर आई हुई थी, उसे पता था कि उन लोगों ने क्या प्लान किया हुआ है। जैसे ही केक कटिंग वगैरह होने वाला था, तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जीजी आ जाती है। आते ही वो सबको कहने लगती है कि वो लीनिया के बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है और उस हिसाब से लीनिया को एमी को छोड़ देना चाहिए और जीजी से शादी कर लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी एमी से लीनिया प्यार नहीं करता है। इस बात पर वो लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं, हमने तो कहा ही था, शादीशुदा मर्द को पटाने का कोशिश करोगी तो लीगल वाइफ तो नहीं बन पाओगी ना बहन। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे बच्चे को गोद ले लेंगे। सारे लोग यहाँ पर जीजी को जज करने लगते हैं। लीनिया की मॉम जीजी पर गुस्सा करने लगती है कि वो इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। तभी वहाँ पर एमी कहती है, अरे अरे, बर्थडे भले ही मेरा है, लेकिन रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये कहते हुए वो जानबूझ करके गू का लाया हुआ वो प्रोजेक्ट अपने साथ लेकर के आती है और कहती है, हम सबको पता है तुम्हारी फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रहा है और तुमने इस वजह से बहुत सारे लोगों को पटाने का कोशिश किया। एक और वुमेन यहाँ पर आती है और जीजी को थप्पड़ मारते हुए कहती है, फॉरेन में तुमने मेरे हस्बैंड को पटाने का कोशिश किया था।
अब जीजी का पोल तो यहाँ पर खुल जाता है कि वह अमीर मुर्गे ढूंढ रही हैं ताकि अपने डैड के बिजनेस को सॉल्व कर सके। अब जब जीजी का पोल यहाँ पर खुल जाता है तो उसकी काफ़ी यहाँ पर बेइज्जती हो रही थी और वह समझ जाती है कि उन्हें पता था कि लीन यांग और एमी के बीच कुछ नहीं हुआ। वो कहती है मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, उसका एहसान भी तुम नहीं चुकाओगे। क्यों बीच में आती है और कहती है मेरे पास वीडियो है कि एमी ने टीचर को कॉल किया था। अब तुम यहाँ से जाती हो या फिर मैं तुम्हारे लिए पुलिस को कॉल करूँ। वो काफ़ी बेइज्जती फील करने के बाद वहाँ से चली जाती है। रात में लिन यंग सोच रहा था कि उससे और एमी के रिलेशन को उसे थोड़ा और स्ट्रॉन्ग तो करना पड़ेगा, तभी एमी को असल में उससे प्यार होगा। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जीजी और लिली अब दोनों मिल जाते हैं। दोनों ही एमी को पसंद नहीं करते थे, साथ मिल करके काम करने का डिसाइड करते हैं। इधर लीनियंग अपने दोस्त से पूछता है उसे एमी को अपने और करीब करने के लिए क्या करना चाहिए। वो कहता है शादी तो तुम लोगों ने कर ही लिया है, अब बेबी प्लान कर लो तो तुम्हारे रिलेशनशिप पूरी तरीके से स्ट्रांग हो जाएगा। लीनियंग को भी यही तरीका सही लगता है। वो घर जाता है और एमी को कहता है कि वो बेबी प्लान करना चाह रहा है। एमी कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें बच्चे नहीं पसंद है। लिनयांग बोलता है मुझे दूसरों के बच्चे नहीं पसंद है, हमारा बेबी होगा तो क्या ही प्रॉब्लम है। ऐसा कहते हुए दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। एमी को नहीं पता था कि लिनयांग सच में इन बातों को लेकर के सीरियस है। अब जब भी उसे मौका मिलता ना तो वो यही बातें किया करता। एमी क्यू के साथ शॉपिंग करने के लिए जाती है, उसे घर जाने का मन नहीं था। उसकी बहन पूछती है क्या हुआ, आज तुम बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो। एमी लिनयांग वाली बात उसे बता देती है तो वो हंसने लगती है। तभी जीजी और लिली दोनों ही यहाँ पर आ जाते हैं। वो दोनों को यहाँ देख करके एमी और क्यू बहुत ही गुस्सा करने लगते हैं कि इतना बेइज्जती होने के बाद भी वो दोनों मुंह उठा करके उन्हें परेशानी करने आए हैं। यहाँ पर जीजी और लिली दोनों ही मिल करके एमी और क्यू दोनों को किडनैप कर लेते हैं और उन्हें वहाँ से लेकर के जाते हैं। जो जीजी थी वो तो वहाँ से खिसक लेती है, लेकिन लिली यहाँ पर कहती है रुको मैं थोड़े कुछ गुंडे लेकर के आता हूँ। फिर वो दोनों यहाँ साथ आते हैं और एमी और क्यू को परेशान कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिन यंग और गू दोनों ही अपने अपने पार्टनर को ढूंढ रहे थे। उन्हें डाउट था कि कहीं ना कहीं इन सब में जीजी और लिली का हाथ है। वो दोनों उन्हें ढूंढते हुए दोनों वहां पहुंचते तो हैं, लेकिन एमी को बचाने के चक्कर में लिन यांग थोड़ा ज़्यादा तरीके से इंजर्ड हो जाता है। जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है जहां पर कि एमी बहुत ही रो रही थी। उसे डर था कि कहीं वो लिन यांग को खो ना दे। लिन यांग की माँ एमी को काम डाउन कराते हुए कहती है कि सब कुछ ठीक होगा। लिन यांग अब भी बेहोश ही था और उसे कब होश आएगा इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। एमी बहुत ही परेशान हालत में लीनियंग के साथ बैठे रहती है। जो कुछ भी लीनियंग ने किया उसे इस बात का एहसास हो चुका था कि उसे भी लीनियंग से प्यार हो गया है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं गू अब क्यू और एमी का बदला जीजी लिली और उसके भाई से ले रहा था। लिली यहाँ पर क्यू की बदनामी करने का कोशिश करती है। गू से कहता है कि इसका पास्ट नहीं होता है, तुम्हारे भाई की हरकतों की वजह से क्यों ने उसे छोड़ा था। इधर दूसरी तरफ एमी हॉस्पिटल में थी, उसकी बहन उसके साथ आती है। एमी को पता चलता है कि वो असल में प्रेग्नेंट है। वो बहुत ही खुश हो जाती है और तभी लीनियन को भी होश आ जाता है। जब उसे ये बात पता चलता है कि एमी प्रेग्नेंट है तो वो बहुत खुश हो जाता है। कहानी के एंडिंग में वो दोनों सबके सामने शादी कर लेते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।